हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ईयरली करंट अफेयर्स। और ईयरली करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग अभी साइंस एंड टेक के अंदर ही रहेंगे और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला नैनो डीएपी। आपको पता है नैनो यूरिया आ चुका है, अब नैनो डीएपी। नैनो डीएपी, यहाँ कंपनी का नाम पहले देख लीजिए क्या है, इफ़को। तो नैनो डीएपी, जिसको नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर कहा जाता है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। ये दुनिया का, वर्ल्ड का पहला नैनो डीएपी है, एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। और इसके अलावा इसको इफ़को के द्वारा तैयार किया गया, वो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। डीएपी जो होता है उसको कहा जाता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया के बाद इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसको बनाने के लिए ध्यान रखा गया है कि इसके यूज से किसी भी तरह का सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूशन ना हो, ज़्यादा ना हो, बहुत कम हो। और डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक मिक्स है। डीएपी जो है वो ग्रीन फार्मिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा। और अब सवाल है कि डीएपी कहाँ बन रहा है। तो इफ़को का जो नैनो डीएपी है, इसके लिए गुजरात का कलोल और कांडला, बताने की जरूरत नहीं है गुजरात का है या वो भी है। तो गुजरात के कलोल एवं कांडला में, और ओडिशा का जो पारादीप है, अब पारादीप का नाम सबने सुना है, तो पारादीप के अंदर इसकी सुविधा है। तो अभी जो बन रहा है कलोल, कांडला में और पारादीप के अंदर बन रहा है नैनो डीएपी। रोबोटिक फ्रेमवर्क, देखो भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क, पहला। और ये जो पहला जो रोबोटिक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे स्टेट याद रखिए, तेलंगाना याद रह जाएगा, अब नहीं भूलेंगे। भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क तेलंगाना में एक इकोसिस्टम, एक रोबोटिक इकोसिस्टम बनाने के लिए परमानेंट रोबोटिक इकोसिस्टम यानी फ्रेमवर्क के लिहाज से, उस अप्रोच से राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। और ऐसा करने वाला तेलंगाना भारत का पहला स्टेट बन गया। इसके साथ ही भारत भी पहला बन चुका है, भारत का पहला हो चुका है ये। अब राज्य सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना रोबोटिक इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना किया। और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा एक रोबो पार्क की स्थापना का प्रोविजन किया गया है। इसके पहले भी, अब यहाँ होगा क्या, यहाँ इससे रिलेटेड जो भी काम होंगे, प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, टेस्टिंग होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो तेलंगाना ने इसको लॉन्च कर दिया है, पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क। ऐसे ध्यान रखिएगा, तेलंगाना बड़ा माहिर आदमी है, माहिर स्टेट है, इसने बड़ा काम किया है। तेलंगाना इसके पहले ऑलरेडी, ये 5th है, ठीक है, इसके पहले ब्लॉकचेन से रिलेटेड फ्रेमवर्क लॉन्च कर चुका है, ड्रोन से रिलेटेड फ्रेमवर्क लॉन्च कर चुका है, एआई से रिलेटेड फ्रेमवर्क लॉन्च कर चुका है, और क्लाउड एडॉप्शन से रिलेटेड भी फ्रेमवर्क लॉन्च कर चुका है। जो सबसे लेटेस्ट वाला इसका फ्रेमवर्क था रोबोटिक के पहले, वो क्लाउड वाला ही था। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। B6GA क्या है? तो B6GA को आप भारत 6G अलायंस कहेंगे, ठीक है। देखो कैसे टूटेगा, B का मतलब हो गया भारत, 6G का मतलब 6G, और A का मतलब अलायंस, तो भारत 6G अलायंस। दूरसंचार विभाग, केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई। देख रहे हैं, इसको अनाउंस किया गया। कब किया गया? पीछे देखो डेट दिया हुआ है, इन भाई साहब के पीछे फोटो देखिए, 3 जुलाई है ना, तो वही 3 जुलाई का डेट है जब इन लोगों ने इसको अनाउंस किया है। अब ये है क्या? ये 6G तकनीक, अगले पीढ़ी की जो तकनीक है वो है। देखो, ये जो अलायंस बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि एक ऐसा स्टेज होगा जहां प्राइवेट, पब्लिक यानी सार्वजनिक, निजी कंपनी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस तरह का कोई स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरह के शिक्षाविद हैं, मतलब जो बहुत एक्सपर्ट हैं उस लाइन में, तो उन सब के लिए एक स्टेज तैयार करेगा ये, जहां एक दूसरे को वो कॉपरेट करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन का तकनीक, जिसको 6G तकनीक कहते हैं, उसको बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा। इसके पहले 1 नवंबर 2021 को भी क्या हुआ था? 1 नवंबर 2021 को TIG 6G ये भी स्टार्ट किया गया था, यानी 6G पर
प्रौद्योगिकी नवाचार समूह यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, जिसको TIG कहेंगे, ये पहले ही फॉर्म कर दिया गया था। तो बेसिकली 6G पे काम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। भारत का टारगेट है कि 2030 तक 6G को पूरी तरह से डिजाइन करके तैयार करके वर्किंग कंडीशन में ला दिया जाए। ठीक है, अब इसके लिए एक्चुअली भारत का जो 6G मिशन है उसको 2 स्टेज में लाया गया है। स्टेज 1 के अंदर 2023 से 25 का फेज है और स्टेज 2 के अंदर 2025 से 30 का फेज है। तो एक 2 साल के लिए और एक 5 साल के लिए, तो इस तरह से इसको लाया गया है। और इसको भी ध्यान रखना, और इसका बस वही है मकसद, ये है कि इंटरनेशनल मकसद ये है कि 6G तकनीक को हम बढ़ावा दें। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि 6G के लिए सिर्फ इंडिया एफर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी एफर्ट हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए नाम डाला गया है IMT 2023। तो इसी 2030 के लिए इंडिया भी एफर्ट कर रहा है और इस 2030 के लिए वर्ल्ड भी एफर्ट कर रहा है। तो इंडिया का एफर्ट करने का नाम B6GA है और जो इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट हो रहा है उसको IMT 2030 कहा गया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये टारगेट रखा गया है। इसमें भी 6G की ही बात की गई है। अब है 23rd एटॉमिक रिएक्टर। ये 23rd एटॉमिक रिएक्टर क्या है और कहाँ है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये 23rd जो एटॉमिक रिएक्टर है ये गुजरात में है। गुजरात सबको याद ही होगा। गुजरात का जो काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकड़ापारा भी याद होगा। गुजरात का काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर यूनिट 3 को स्टार्ट कर दिया गया है। और कमाल की बात ये है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कि ये टोटल 700 मेगावाट ऐसे लिखा जाता है। ई देखो ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा, इसका मतलब पता है क्या है? मेगावाट इलेक्ट्रिक, मेगावाट इलेक्ट्रिक। तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर से देखो MWE, मेगावाट इलेक्ट्रिक। तो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। अब रिएक्टर के अंदर मत कहना चले जाने के लिए, रिएक्टर्स अलग अलग तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर भी होता है, प्रेशराइज्ड भी होता है। तो ये प्रेशराइज्ड वाटर हैवी वाटर रिएक्टर है, भारित जल वाला रिएक्टर है। इसका उद्घाटन, इसकी स्टार्टिंग 30 जून को हो चुकी है। ये पहला ऐसा हमारा स्वदेशी है जो 700 मेगावाट वाला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। 700 से कम वाले पहले हुआ करते थे। तो काकड़ापारा गुजरात के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। अब आपको एक चीज़ तो जरूर जानना चाहिए, पहला 23rd तो आप जान गए हो, चलो ठीक है। अब देखो, इसको जैसे ही ये स्टार्ट हुआ ना, ये जब हो गया तो हम टोटल इतने मेगावाट इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक लिखा है 7480, ठीक है 7480, यानी 7480 7480 मेगावाट अब हम इस परमाणु इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा क्षमता हमारी बढ़ के 7480 मेगावाट हो गई है। अभी बहुत सारा रिएक्टर वर्किंग, मैंने काम कर, उस पर काम चल रहा है। एक और रिएक्टर इसी तरह का है काकड़ापारा का, वो भी 700 मेगावाट का है। तो अभी वो बन ही रहा है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। चलिए, साउथ ईस्ट हाई स्पीड ट्रेन, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। हाई स्पीड ट्रेन क्या होता है और कहाँ चला, ये देखना बहुत जरूरी है। कहाँ चले, चलो कहाँ चला, एक मिनट रुक जा भाई। हाँ, इसको कहाँ चला, तो देखिए ये इंडोनेशिया दिख रहा है, भूलना मत, इंडोनेशिया दिख रहा है ना, इंडोनेशिया में चला है। इंडोनेशिया में ये सब साउथ ईस्ट कहा जाता है इसको। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रेन इंडोनेशिया में चला है, पहली बात फैक्ट है। दूसरा है, ये जकार्ता को पश्चिमी जावा का एक प्रांत की राजधानी है वांगडुंग। वांगडुंग इसमें नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, ये जावा है, देखिए ये दिख रहा है, ये जावा है। तो यहाँ के वांगडुंग से इसको जोड़ा जाएगा, राइट। तो जकार्ता से ये चलेगा और जावा शहर की राजधानी है वांगडुंग, उसको इसके साथ जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? इंडोनेशिया तो क्लियर हो गया ना। आगे चलें, चलो।
इसकी स्पीड कितनी होगी? 350। लेकिन आपको एक चीज़ तो पता ही नहीं जो आपको जानना चाहिए, और वो जानना चाहिए इसका नाम क्या है। इसका नाम है वुशु। इसका नाम है वुश, वुश, WHOOSH। इसका नाम है वुश। वुश नाम रखा गया है, इसको ऐसे हिंदी में लिखेंगे, वुश रखा गया है। चीन के ऑब्वियसली इंडोनेशिया के बस का तो है नहीं, तो चीन ने इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है और इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। स्पीड 350 किलोमीटर की होगी। ध्यान रखिएगा भारत के अंदर अभी। अच्छा, और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, इससे ज़्यादा अभी कोई फास्ट नहीं है, यानी पहली वहाँ की हाई स्पीड ट्रेन है। हमारे यहाँ कोई भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्राइटेरिया हमारे पास एक भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमने हाई स्पीड ट्रेन के लिए रूट तय कर लिया है, ठीक है, रूट तय कर लिया है, बट अभी तक हमारे पास है नहीं, ये ध्यान रखना। और अभी जो मुंबई और अहमदाबाद वाला है, यहाँ पे देखते चलिए, मुंबई अहमदाबाद वाला जो परियोजना है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा लाइन, तो वो जो है अभी तक का सबसे एकमात्र हाई स्पीड परियोजना है। इतना ही नहीं, इसके साथ और भी कई सारे जगह को टारगेट किया गया है, लाइक दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी। सॉरी, बिहार तक पहुंच गए तो एटलीस्ट कम से कम बिहार नहीं आना चाहिए। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, फिर वाराणसी पटना दूसरा है, देखो वाराणसी पटना के साथ हावड़ा दूसरा है। इसके बाद दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, ये वाला रूट पूरा फॉलो करेगा। फिर यहाँ अहमदाबाद आएगा, देखिए ये तीसरा लाइन हो गया। चौथा दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, इधर पहुंचा दिया जाएगा। मुंबई, नासिक, नागपुर, मुंबई से इधर आ जाएगा नागपुर की तरफ। इसके अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इधर हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, तो यहाँ पे चेन्नई है, बेंगलुरु, मैसूर इधर वाला हिस्सा। तो ऐसे करके टोटल अभी 7 कॉरिडोर को इसके मुंबई अहमदाबाद के अलावा टारगेट पे लिया गया है, जिसपे काम किया जाएगा। लेकिन अभी एकमात्र मुंबई अहमदाबाद पे ही काम हमारा चल रहा है। सुपर कंप्यूटर का लिस्ट जारी हुआ है भाई, सुन लो अच्छे से। सुपर कंप्यूटर का लिस्ट जारी हुआ है। सुपर कंप्यूटर को लेकर बैठक हुई थी 12 से 17 नवंबर 2023। कहां हुई? अमेरिका के कोलोराडो में। अमेरिका के कोलोराडो, जानते ही होंगे कोलोराडो को। अमेरिका के कोलोराडो में के डेनवर में हुआ है इसकी बैठक। और यहाँ पे टॉप 500 की सूची जारी की गई है। इस टॉप 500 में इसने बाजी मार लिया। इसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर फ्रंटियर ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो ये फ्रंटियर अमेरिका का है। अमेरिका का है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और ये एक्सा स्केल इसको कहा जाता है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। और ये HPL पे चलता है। HPL का मतलब है हाई परफॉर्मेंस। इसका लीन पैक जो है 1.194 है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका, बहुत ज़्यादा स्पीड है। और ये जो चलता है ये बेसिकली AMD से लैस है, एडवांस माइक्रो डिवाइस से लैस है, और विलेट पार्क्ड एंटरप्राइजेस के द्वारा इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इतना काफ़ी है ना। इसको ओक रीज नेशनल लेबोरेटरी में रखा गया है। इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये रखना है कि अमेरिका का जो फ्रंटियर है ना वो सुपर कंप्यूटर है। और दूसरा आपको याद रखना है कि ये एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड का पहला, ये ध्यान रखना। एक्सा स्केल अलग अलग तरह के सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करने की क्षमता रखता है। तो एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है, हो गया। अब आते हैं इंडिया की तरफ भाई। तो इंडिया के टॉप 50 में 500 में इंडिया का 4 सुपर कंप्यूटर है, जिसमें एक की स्टार्टिंग ही होती है एरावत। हमारा एरावत जो है PSAI, ये 90th पोजीशन पे, यानी टॉप 100 में मात्र एक ही है। टॉप 100 में मात्र एक ही है। और ये 8.50 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है, 8.50 पेटा फ्लॉप्स इसका स्पीड है, ठीक है, इसकी स्पीड है। और ये जो एरावत PSI है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पे आधारित है, AI की क्षमता से लैस है। एक चीज़ ध्यान रखना, वो ध्यान आप ये रखिएगा कि भारत अब जो ये सुपर कंप्यूटर है ये तो AI से लैस है। भारत ने क्या किया है कि अब जो आगे के सुपर कंप्यूटर्स आएंगे वो इसी तरह से नेशनल प्रोग्राम ऑन AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किए जाएंगे। और इसके साथ साथ इसको देखिए,
एरावत, है ना। एरावत का फुल फॉर्म पता है क्या है? एआई का मतलब तो एआई हो गया ना, एआई रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज एसिमिलेशन, ठीक है, नॉलेज एसिमिलेशन, ये नाम दिया गया है एरावत। और इसको ये जो कंप्यूटर, ये जो क्लाउड कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका नाम ही एरावत दिया गया है। तो एक तो हमारा सुपर कंप्यूटर भी है और क्लाउड कंप्यूटिंग अब संरचना को एरावत नाम दे दिया गया है। हो गया क्लियर? और कुछ है यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद दूसरा सीडैक पुणे। सीडैक पुणे में परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित है। 4.62 पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है। 163 रैंक पर है। उसके बाद प्रत्यूष है हमारा 201 नंबर पे। प्रत्यूष के बाद मिहिर है। मिहिर 354 354 नंबर पे है। तो इस तरह से कई सारे सुपर कंप्यूटर हैं और ये अलग अलग जगह पे इंस्टॉल्ड किए गए हैं। चलिए आगे एक और टॉपिक है, उसको भी कर ही लेते हैं। वो है सागर संपर्क। सागर संपर्क, ये जो सागर संपर्क है, इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2023 को किया गया। और उद्घाटन जो किया गया है इस सिस्टम का, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का वो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय यानी जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये जो है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो सागर संपर्क है ये पूरी तरह से देसी है। और DGNSS, ये डी है, DGNSS, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक्चुअली ये जो सागर संपर्क है, ये एक देश, हमारे देश में निर्मित डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और ये क्या करता है, ये जो GNSS है ना, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर अगर कोई त्रुटि है उसको ठीक करता चला जाता है। इसके कारण क्या होगा, इसको डेवलप किसने किसने किया है? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सोलास को कहते हैं सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो इन दोनों ने खास करके, और उसके बाद इसमें IALA का भी योगदान है। IALA है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम एड्स एंड नेविगेशन, ऐसे करके लाइट हाउस अथॉरिटीज, तो लाइट हाउस वाला भी है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये क्या करेगा, जो GNSS के सटीकता में कमी है ना, उसको ठीक करके एक्चुअल पोजीशन डाटा ये बनाएगा। इसके साथ साथ जो बंदरगाह है, पोर्ट है, पोर्ट के बीच में अलग अलग जहाज़ों में टकराव हो जाती है। कभी कभी ग्राउंडिंग, यानी नीचे से कोई अगर ऐसी चीज़ें जिससे जहाज़ टकरा सकता है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। एक्सीडेंट कम से कम हो वो उसकी बात करेगा। और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से जो ऑफिसर्स हैं, जो भी टीम है और जो जहाज है, उसके बीच में एग्जैक्ट संपर्क और लोकेशन, बेसिकली इसी के लिए इस सागर संपर्क को बनाया गया है, ठीक, ताकि जो भी इस तरह के पोत है, शिप हैं, ये आराम से ट्रेवल कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।